निकोलस डन को लगा था कि जिस लड़की के साथ उसका अफेयर है वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उसको क्या पता था कि वो लड़की मीडिया के सामने आके सब कुछ कबूल करेगी, क्योंकि निकोलस डन जो है वो अब उससे दूर रहने लगा था और बदले में उस लड़की ने ये सब कर दिया। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में। जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज ये जो मूवी है, ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म आई है 2014 में। इस फ़िल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.1 आउट ऑफ 10। इस फ़िल्म का नाम क्या है? इस फ़िल्म का नाम है गॉन गर्ल। फ़िल्म की शुरुआत होती है एक आदमी के साथ जिसका नाम होता है निकोलस। उसको लोग निक भी बुलाते थे। वो एक लेखक होता है और एक मैगज़ीन जर्नलिस्ट होता है। एक बार वो एक पार्टी में होता है। उस पार्टी में बहुत सारे जो वहाँ के राइटर्स थे वो आए हुए होते हैं। तो उस पार्टी में वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है एमी। और वो जो एमी है वो भी एक लेखक थी और एमी के जो माता-पिता थे वो एक मशहूर किताब के लेखक थे जिसका नाम था अमेजिंग एमी। और उसके माता-पिता ने, जो वो एमी के माता-पिता थे, उन्होंने एमी की ज़िंदगी को देख के ही वो लिखी थी अमेजिंग एमी की किताब। तो फिर वहाँ पे जब वो निक उस एमी से मिलता है तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बातों-बातों में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। और फिर क्या होता है काम, फिर वक़्त इतना आगे बढ़ता है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। कौन? वो निक और वो एमी। तो शादी जब उनकी हो जाती है तो फिर वो न्यूयॉर्क में ही रह रहे थे, बड़े अच्छे से वक़्त गुज़ारते थे। तो फिर वहाँ पे वो जो निक है उसकी माँ बीमार पड़ती है और निक जो था वो उस न्यूयॉर्क का रहने वाला नहीं था, वो एक दूसरे इलाके का रहने वाला था। तो निक को एमी को साथ लेके अपनी माँ के पास जाना पड़ता है। तो वो वहीं रहने लगते हैं। फिर वहाँ पे रिसेशन का दौर स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ की जो इकॉनमी है वो ठप हो जाती है, लोगों के पास उनके काम नहीं रहते, सब कुछ वहाँ जो है बिगड़ जाता है, जो भी जॉब्स थे लोगों के पास। तो वो जो एमी और निक है उनके पास भी वो जो लेखक का काम करते थे वो भी प्रभावित होता है वो काम उनका। तो फिर वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में चले जाते हैं। निक की माँ भी गुज़र जाती है, तो उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी, अब बहुत साल भी गुज़रे थे, तो फिर वो एक दूसरे से जैसे दूर ही दूर रहते थे। उनकी शादी में अब वो मज़ा ही नहीं रहा था। तो अब वो जो निक था वो ज़्यादा ही पैसों के मामले में पीछे था और एमी जो थी वही जो उनका घर है वो चलाती थी, क्योंकि एमी के माता-पिता एक मशहूर लेखक रह चुके थे, तो एमी के पास तो पैसे थे। और उन्होंने ये एग्रीमेंट बनाया था शादी से पहले कि अगर उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए तो निक को कुछ भी नहीं मिलेगा एमी के पैसों में से। तो निक जो था वो एमी के साथ इस वजह से था अब कि वो नहीं चाहता था कि मेरी जो फाइनेंशियल हालत है पैसों के मामले में वो बिगड़ जाए। तो एमी ने निक के लिए एक बार भी ख़रीदा था। वो चाहती थी कि ये निक खुद चलाए, निक को ये ना लगे कि ये अब बेकार बैठा है। लेकिन निक जो था वो अब एमी से दूर ही था। उनकी शादी में अब वो कड़वाहट जो थी वो आ चुकी थी। तो अब वो जो निक है वो एक और लड़की के साथ ताल्लुक़ रखता है। उस लड़की का नाम होता है एंडी और वो जो लड़की है वो निक की शागिर्द रह चुकी थी। तो इसके बारे में उस एमी को पता चलता है। एमी चोरी से निक को एक बार देख लेती है उस एंडी के साथ, लेकिन एमी उस निक को कुछ नहीं बोलती। तो अब उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। तो सालगिरह वाले दिन सुबह ही वो जो निक है वो बाहर चला जाता है। तो फिर जब वो वापस आता है घर तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ तो एमी नहीं है। वहाँ वो देखता है कि वहाँ नीचे खून के धब्बे पड़े हैं फर्श पे, जैसे किसी ने साफ़ किया हो लेकिन पूरा साफ़ नहीं किया हो, शीशा टूटा हुआ है। तो निक डर जाता है और वो सीधे पुलिस को कॉल कर देता है। तो पुलिस जब निक के घर आती है, उस पुलिस में एक होती है औरत जिसका नाम होता है रोंडा और उसके साथ एक और ऑफिसर होता है। तो वहाँ पे वो जब वो देखते हैं वहाँ उस घर की हालत, तो वो उस निक को बोलते हैं कि हम इस घर को सीज़ करेंगे, ये अब तहकीकात के अंदर आएगा,
तो आप कहीं और रह सकते हो। निक उनको बोलता है कि ठीक है, मेरी बहन यहीं रहती है तो मैं उसी के घर चला जाता हूँ और वहीं रहता हूँ। तो वहाँ पे वो जो पुलिस है वो जब तहकीकात करते हैं तो रात के वक़्त वो वहाँ जाँच कर रहे थे कुछ, तो उनको उस एमी के ड्रॉवर में से एक खत मिलता है। असल में वो एक क्लू होता है, हिंट होता है। क्या होता है काम, जब भी उस निक और एमी की सालगिरह आती थी तो एमी निक के साथ एक गेम खेलती थी। कैसा गेम? वो निक को कुछ क्लूज़ देती थी, हिंट देती जिसका पीछा करके निक एक सरप्राइज़ के पास पहुँच जाता था। तो इस साल भी एमी ने यही किया था। तो जब उन पुलिस को वहाँ पे उस ड्रॉवर में एक लेटर मिलता है जिसमें एक क्लू दिया हुआ है, तो वो निक के पास चले जाते हैं। तो निक जब वो क्लू देखता है, हिंट देखता है, तो उसको पता चलता है कि ये तो मेरे ऑफ़िस का पता है। तो वो वहाँ चले जाते हैं, पुलिस भी और वो जो निक है। वहाँ पे उस ऑफ़िस में वो देखते हैं इधर-उधर कि कुछ और ना मिल जाए, तो वहाँ पे निक को कंप्यूटर के आगे एक और लेटर मिलता है जिसमें एक और क्लू दिया हुआ होता है और उस क्लू में क्या लिखा होता है, उस क्लू में एक पता लिखा हुआ होता है जो सिर्फ़ निक को समझ आता है, क्योंकि वो जो एमी है उसने क्लू जो है कुछ टेढ़े-मेढ़े अल्फ़ाज़ों में लिखे थे, जैसे पहेलियाँ बुझाई थी। तो निक को पता चलता है कि ये तो मेरा जो बाप है उसका घर है। असल में जो निक है उसका जो बाप था वो उसकी माँ के मरने के बाद, निक की माँ के मरने के बाद उसका बाप जो है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और वो अल्ज़ाइमर का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से निक ने जो है उसे एक हॉस्पिटल में रखा था जहाँ पे उसकी देख-रेख की जाती थी। तो वहाँ पे वो जो निक है वो उस एमी के घरवालों को भी फ़ोन करता है जो न्यूयॉर्क में थे, तो वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। और वहाँ पे जब वो आ जाते हैं तो वहाँ वो न्यूज़ में ये खबर देते हैं, निक भी वहाँ पे सामने होता है और उसके माँ-बाप भी वो मीडिया के सामने आ जाते हैं और ये खबर देते हैं सबको कि एमी हमारी मिसिंग है, अगर किसी को कुछ पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। और वो जो रोंडा है वो पुलिस में जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो और उसका जो साथी था वो खुद भी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रहे थे निक के बिना भी। वो क्या कर रहे थे काम, वो ऐसी जगहों पे एक बार गए कि जहाँ पे ये मुख्तलिफ जो लोग होते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक नहीं था, उन जगहों पे जाते हैं। तो वहाँ पे उनको एक बंदा मिलता है जो उनको बोलता है कि एमी ने कुछ टाइम पहले मुझसे गन माँगी। वो गन खरीदना चाहती थी लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। तो पुलिस वालों को वहाँ पे पता चलता है कि ज़रूर जो है निक कुछ छुपा रहा है। उनको लगता है कि इन दोनों को आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शक निक पे डाल देते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि ये जो निक की लाइफ़ इंश्योरेंस है ये बढ़ा दी गई है। इससे भी उनको शक होता है निक पे, उनको लगता है कि निक के पास इतने पैसे नहीं है, ये एमी के पैसों पे ज़्यादातर रहता था, तो शायद इसी ने एमी के साथ कुछ गलत किया और उसकी लाइफ़ इंश्योरेंस भी इसने उस एमी के पैसों से बढ़ाई। तो एक बार वो जो निक है, वो अकेले चला जाता है उस पता पे जो उसको हिंट मिला, दूसरा हिंट कि अपने बाप का घर। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो वहाँ पे उस घर में एक अलार्म सिस्टम होता है, उस अलार्म सिस्टम में क्या होता है काम, अगर कोई घर में घुस जाता था तो उसको 20 सेकंड मिलते थे तो फिर अलार्म बज जाता था। अगर किसी को अलार्म बंद करनी थी तो उसको क्या करना था काम, उस अलार्म में पासवर्ड डालना था। तो निक को तो पासवर्ड पता था, वो जब उस घर में घुस गया तो वो उस अलार्म में पासवर्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उसका पासवर्ड नहीं लगता, वो जैसे किसी ने बदल दिया था। तो वहाँ पे अलार्म बज जाता है, लेकिन अलार्म जब बज जाता है तो निक को वहाँ पे एक और लेटर, एक और क्लू मिल जाता है। तो वहाँ पे वो जो पुलिस वाले थे वो भी चौकन्ने थे, तो वो उस घर में घुस जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ कौन घुसा। तो वो जो वहाँ पे निक को देखते हैं कि निक उनको ऐसे ही बोलता है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे आया था, मैं बीच-बीच में आता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ कोई चोर तो नहीं कहीं घुसा, किसी ने कुछ नुकसान तो नहीं किया। तो वो निक वहाँ पे उनसे वो क्लू जो है छुपाता है और निक जो है वहाँ से निकल जाता है जल्दबाज़ी में। जल्दबाज़ी में जब वो अपनी बहन के घर जाता है तो वहाँ पे रात के वक़्त दरवाज़े पे कोई दस्तक दे देता है और वो कौन होती है, वो होती है एंडी। एंडी कौन? वही जिसका चक्कर निक के साथ चल रहा था, जो उस एमी को भी पता चला था। तो फिर वहाँ पे वो जो निक है उसको अंदर ले आता है। तो वहाँ पे वो एंडी उस निक के पास आ जाती है रात को और वो दोनों आपस में रात साथ बिताते हैं। निक की बहन को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो सोई हुई थी। तो अगली सुबह सवेरे निक जो है उस एंडी को उस घर से निकाल देता है, लेकिन पीछे से उसको उसकी बहन देख रही थी। तो निक अपनी बहन को वो सब कुछ बोल देता है कि हाँ, मेरी और एमी की शादी जो थी वो अब इतनी अच्छी नहीं रही थी, बहुत कड़वाहट जो है उसमें आ चुकी थी।
तो उसी दिन वो जो निक है और वो जो एमी के माता-पिता है वो फिर से मीडिया के सामने आ जाते हैं और वहाँ पे लोग उनसे फिर से मिन्नतें करने लगते हैं कि अगर किसी को कुछ पता है तो हमें ज़रूर बोल दे और अगर किसी को कुछ पता चले तो हमारे पास ज़रूर आए। तभी वहाँ पे एक औरत उठ जाती है भीड़ में से, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे, तो और वो निक के सामने आ जाती है और उसको चिल्ला-चिल्ला के बोलने लगती है कि तुम कातिल हो, तुमने अपनी बीवी को मार दिया, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को तुमने मार दिया। तो निक उस औरत को नज़रअंदाज करता है, उसको लगता है कि ये एक पागल औरत थी। तो वहाँ पे वो जो निक है अंदर चला जाता है अपनी बहन के घर में, और वहाँ पे वो जो निक है वो उस क्लू को खोल देता है, वो लेटर जो उसको उसके बाप के घर में मिला। तो वहाँ पे निक जब पूरा गौर करता है तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि ये जो हिंट है, ये जो क्लू है, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। असल में वो जो क्लू है वो उसको कहाँ ले जा रहा था, अपनी बहन का एक वुड शेड था वहाँ पे बाहर, वहीं। तो निक जब वहाँ चला जाता है तो वहाँ जब उस शेड को वो खोलता है तो उसको वहाँ दिखता है कि वहाँ बहुत सारी महंगी चीज़ें पड़ी हैं और ऐसी चीज़ें जो सिर्फ निक को पसंद आती। तो निक को पूरा शक हो जाता है कि मेरी जो बीवी एमी है वो मुझे फंसा रही है। असल में वो कहीं छुप गई है और उसने ये सारा जो जाल है मेरे लिए बिछाया है। असल में वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है और मुझे जेल में डालना चाहती है। तो वो ये जो है सारा किस्सा किसको ये दिखाता है, किसको, अपनी बहन को, और अपनी बहन को बोलता है कि एमी जो है ज़िंदा है, वो सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही है। तो उसी रात जो है वहाँ पे वो जो अफ़सर थी रोंडा, वो उस निक के पास आ जाती है, उससे पूछताछ करती है। वो निक को बोलती है कि निक, ये जो बाहर औरत थी तुम इसको जानते हो जो चिल्ला-चिल्ला के बोल रही थी कि तुमने अपनी बीवी को मारा? निक उसको बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता। वो रोंडा जो है उस निक को बोलती है वहाँ पे, ये तो तुम्हारी बीवी की बेस्ट फ्रेंड है, ये बोल रही है ये औरत। निक उसको बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ पे रोंडा जो है उस निक को बोलती है कि निक, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी जो बीवी है एमी वो प्रेग्नेंट थी? निक उसको बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। तो रोंडा उसको वहाँ पे बोलती है कि निक, उस घर से जब हमने सैंपल इकट्ठा किए तो वो उनकी रिपोर्ट आई है, तो वहाँ साफ पता चलता है कि तुम्हारी बीवी जो एमी है वो प्रेग्नेंट है। तो निक तो हैरान हो जाता है, उसको अब अंदर ही अंदर लगता है कि ये सब एमी की चाल है और मैं फंसता जा रहा हूँ इसमें। तो वो उनको बोलता है वहाँ पे उस रोंडा को और उस अफसर को जो उसके साथ था रोंडा के साथ, निक उनको बोलता है कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है, मुझे एक वकील ढूंढना होगा। तो वहाँ पे निक जो है कहाँ न्यूयॉर्क चला जाता है, वहाँ का एक मशहूर वकील होता है जिसका नाम होता है टैनर। निक उससे बात करता है। टैनर को तो पहले ही इस किस्से के बारे में पता था, उसने मीडिया से सुना था। तो टैनर उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। और वो वहाँ पे निक को बोलता है कि मेरी फ़ीस भी महँगी है। निक उसको बोलता है कि कोई बात नहीं। तो टैनर उसको वहाँ पे न्यूयॉर्क में ही बोलता है कि तुम 2 आदमियों से मिलो। निक उसको बोलता है कि किन 2 आदमियों से? टैनर उसको बोलता है कि तुमने ही बताया ना कि तुम्हारी जो बीवी एमी है उसका शादी से पहले 2 बंदों के साथ रिश्ता रह चुका है। एक बंदे ने तो सुसाइड करने की कोशिश की थी और दूसरा बंदा जो है उसको उस तुम्हारी बीवी एमी ने इल्ज़ाम डाला कि उसने उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की। तो निक उसको बोलता है कि ठीक है। तो निक चला जाता है पहले बंदे के पास जिसका नाम था टॉमी। तो वो जो टॉमी है वो वहाँ पे निक को बोलता है कि निक, तुम्हारी बीवी के साथ जब मुझे रिश्ता था तुम्हारी शादी से पहले, तो हम पहले ठीक रह रहे थे, तो पता नहीं फिर बीच में उसको क्या हो गया, उसने मुझ पे इल्ज़ाम डाला कि मैंने उसकी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो है मुझे सज़ा भी काफ़ी मिली और मेरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई, मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। फिर वहाँ पे जो निक है वो चला जाता है दूसरे बंदे के पास जिसका नाम था डेसी कॉलिंग्स। लेकिन डेसी कॉलिंग्स उसको बाहर ही गेट पे मिलता है, वो उसको अंदर नहीं बुलाता उस निक को, और वो उससे ज़्यादा बातें भी नहीं करता, जैसे वो निक से बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबको पता था कि एमी मिसिंग है। तो वहाँ पे फिर जो कहानी है वो मुड़ती है किसकी तरफ? एमी की तरफ। एमी जो थी वो कहाँ थी? वो एक पहाड़ों पे एक होटल था, वहीं पे छुपी हुई थी और वहीं पे बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। और एमी जो थी उसने ये जानबूझ के ये निक को फंसाने के लिए जाल बिछाया था। असल में क्या हुआ था काम, जिस दिन वो सालगिरह मनाने वाले थे, 5वीं सालगिरह, वो जो एमी और निक, उसी दिन एमी ने क्या किया था काम, जब निक घर से बाहर निकला था, एमी को बिल्कुल पता था कि निक अब मुझे छोड़ने वाला है, उसको दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तो एमी ने ये सोचा कि निक ने तो
मेरी ज़िंदगी बर्बाद की ही, मेरे से शादी की, जो मेरे पास था वो हासिल किया, मेरी दौलत के भी मज़े उठाए। तो एमी ने क्या किया था काम, उसने ये सारा जाल बुन लिया। पहले उसने क्या किया था काम, उसी दिन जिस दिन वो सालगिरह मनाने वाले थे, उस दिन पहले एमी ने क्या किया काम, वो जो खून नीचे फ़र्श पे बिठा है वो भी खुद का ही निकाला और नीचे फ़र्श पे बिखेर दिया वो खून। फिर वहाँ काँच का शीशा तोड़ दिया और वहाँ पे जो उसकी वो फ्रेंड थी जो चला-चला के निक को बोल रही थी कि तुमने अपनी बीवी को मरवाया, उस एमी ने उस औरत के साथ जानबूझ के दोस्ती रखी और फिर एक बार उसी औरत के बाथरूम से उसके यूरिन का सैंपल चुराया और वो वहाँ पे डाल दिया उस फ़र्श पे जहाँ पे वो क्राइम सीन हुआ था, जहाँ पे उस एमी ने खून भी डाला था। तो फिर वहाँ से निकल गई और उसी एमी ने वो महँगी-महँगी चीज़ें खरीदी थी, जो उसने उस वुडशेड में रखा था। निक की बहन का जो वुडशेड था और एमी ने ही उस निक की जो लाइफ़ इंश्योरेंस थी वो बढ़ाई थी। तो ये सारा कुछ एमी ने किया हुआ था और फिर मज़े से छुप गई थी उसी पहाड़ पे एक होटल में। तो अब उस होटल में जब वो एमी रह रही थी तो वहाँ पे उसकी एक पड़ोसी होती है जो दूसरे रूम में रह रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो लड़की उस एमी को रात के वक़्त लूट देते हैं, उसका सारा पैसा ले लेते हैं, तो फिर एमी के पास कुछ नहीं बचता। तो एमी क्या करती है काम, उस होटल से निकल जाती है, जो भी उसके पास थोड़े बहुत फिर पैसे बचे थे और वो फ़ोन करती है किसको? डेसी कॉलिंग्स को। डेसी कॉलिंग्स कौन? जिसके साथ उसका पहले रिश्ता था जब उसकी शादी निक के साथ नहीं हुई थी। तो उस डेसी कॉलिंग्स को जब वो फ़ोन करती है, वो कौन? एमी। तो वहाँ पे वो जो डेसी कॉलिंग्स है वो अभी भी एमी को पसंद करता था, तो वो एमी के पास आ जाता है। एमी इसको वहाँ पे बोलती है कि मैंने जानबूझ के अपने पति के साथ ऐसा किया, तुम्हें तो पता ही है वो मेरे साथ बुरा सलूक करता है और वो मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता अब। तो वो जो डेसी कॉलिंग्स है उसको ये मौका लगता है एमी को फिर से हासिल करने का, तो वो एमी को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो ज़रूर करूँगा। तो एमी को वहाँ पे ले चलता है एक दूसरे घर में अपने, जो झील के पास होता है। एमी को बोलता है कि तुम यहीं रहो मज़े से और मैं तुम्हारे पास भी आता रहूँगा। तो वहाँ पे एमी उस घर में रहने लगती है। वहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे थे। वो जो डेसी कॉलिंग्स है वो एमी को वहाँ पे बोलता है कि यहाँ अच्छे से रहो, यहाँ तुम्हें किसी का खतरा नहीं है। तो एमी बोलती है उसको ठीक है। तो यहाँ पे वो जो निक है उसको वो लॉयर जो टैनर है वो उसको बोलता है कि निक, हमें एक काम करना होगा। निक उसको बोलता है कि ठीक है, तुम बोलो मुझे। तो टैनर उसको बोलता है निक को कि निक, तुम टीवी पे जब तुम आ जाओगे तो तुम टीवी पे इंटरव्यू ये दोगे अपनी बीवी के बारे में कि अपनी बीवी से मिन्नतें करोगे कि वापस आ जाओ और तुम अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करोगे। वो जो निक है उसको बोलता है किसको? उस टैनर को कि हाँ, ये ठीक है, मैं ये कर सकूँगा। वो रात को तैयार थे, उन्होंने जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जो टीवी पे न्यूज़ चलाते हैं, वहाँ पे उसको घर पे लाया था। तो लेकिन कुछ घंटे पहले ही वो देखते हैं न्यूज़ में कि वो जो एंडी है, जिसका चक्कर उस निक के साथ चल रहा था, वो क्या बयान देती है एक जगह मीडिया के सामने। वो बयान ये देती है कि मेरा चक्कर निक के साथ चल रहा है और शायद इसी वजह से जो है उस निक ने एमी के साथ कुछ किया होगा या एमी गायब हो गई होगी। तो वहाँ पे सब लोग जब ये देखते हैं तो वो सारे लोग जो वहाँ के थे, उनके नेबर्स थे या उस कम्युनिटी के सारे लोग थे, वो निक से नफ़रत करने लगते हैं और एमी के जो माता-पिता है वो भी अब निक से बहुत नफ़रत करते हैं और सब लोग समझते थे कि निक ही ने एमी को गायब किया है। तो निक परेशान हो जाता है, ये सोचने लगता है कि इस एंडी ने ऐसा क्यों किया। और वहाँ पे जो उस झील के किनारे उस घर में, उस डेसी कॉलिंग्स के घर में वो जो एमी है वो भी ये देखती है कि इस एंडी ने मीडिया के सामने क्या बयान दिया, उसको भी ये पसंद नहीं आता। वो उससे नफ़रत करती थी उस एंडी से, उसको लगता था कि इस एंडी ने ही मेरे निक को मुझसे छीना, उस एमी को लगता था। तो फिर वो जो निक है वो इंटरव्यू दे देता है उस मीडिया जो उसने घर में बुलाया था, ताकि वो टीवी पे ये इंटरव्यू उस निक का जो है पब्लिश करे। तो वहाँ पे निक ये बोलता है कि एमी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पति नहीं साबित हो पाया, मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा पति बन पाऊँगा अब आगे अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो ये जो इंटरव्यू है निक का टीवी पे, ये कौन? उस झील के किनारे जो घर है, जो डेसी कॉलिंग्स था, ये वो भी देख रही थी, वो एमी, और उसके पास उस वक़्त वो डेसी कॉलिंग्स भी बैठा हुआ था। तो एमी को अंदर ही अंदर एहसास हो जाता है, उसकी जो अंदर कड़वाहट थी वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है उस निक के लिए और वो ये सोचती है कि मैं निक के पास अब वापस चली जाऊँ। लेकिन उसके लिए उसको कुछ रास्ता तो ढूँढना ही होगा, क्योंकि अगर वो निक के पास वापस चली गई तो उसको तो सवाल पूछे जाएँगे, तुम कहाँ थी, कैसी थी? तो एमी कुछ सोचने लगती है।
यहाँ पे जो निक है जब वो ये इंटरव्यू ख़त्म कर देता है तो तभी वहाँ पे उसके घर पुलिस आ जाती है। असल में क्या हुआ था काम, पुलिस उससे पहले उसी निक के बाप के घर गई थी क्योंकि पुलिस को शक था कि आखिर निक जब यहाँ आया तो यहाँ क्या करने आया होगा वो, ऐसे ही हमको बिना बताए। तो वहाँ पे उनको मिली थी एक डायरी जो थोड़ी बहुत जली हुई थी, जैसे किसी ने जलाने की कोशिश की थी। उस डायरी में जो है एमी ने अपना किस्सा बयान किया था कि कैसे निक उससे दूर दूर भागता है, निक उससे नफरत करता है। तो ये सारा जो शक है अब पूरा निक पे गया। तो अब जब उस निक ने वो इंटरव्यू ख़त्म किया था जो उसने टीवी पे पब्लिश कराया था, तो तभी जब उस रात वहाँ पे वो जो रोंडा है पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे आ गई, किसको, निक को गिरफ्तार करने और उसकी बहन को गिरफ्तार करने। और उसने वहाँ पे सर्च वारंट लाया था उसकी बहन का जो घर है उसमें जांच करने के लिए। तो वहाँ पे उनको ये भी पता चलता है कि उस वुड शेड में ये जो सारा सामान पड़ा है। तो सारा शक जो है निक पे जाता है और उसको, निक को और उसकी बहन को वहाँ पे वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो निक और उसकी बहन जो है जेल में चले गए, तो कुछ दिन वहाँ पे वो बिताते हैं। तो लेकिन फिर उनको वो जो टैनर है निक का वकील, वो बेल पे बाहर निकलवा देता है। तो यहाँ पे वो जो एमी है उसके पास एक रात वही डीसी कॉलिंग्स आ जाता है। तो एमी क्या करती है काम, एमी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इससे पहले क्या किया था एमी ने काम, इससे पहले एमी ने ये काम किया था कि उसने खुद की कलाइयों को जैसे रस्सी से निशान चढ़ते वो चढ़ाए थे और खुद की हालत जो है थोड़ी बहुत ख़राब की थी। तो फिर उस रात वो उस डीसी कॉलिंग्स के करीब आ गई, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। तो इसी दौरान वो जो एमी है वो उस डीसी कॉलिंग्स का गला काट देती है चाकू से और वो जो सारा खून है एमी पे गिर जाता है, एमी खून में लथपथ हो जाती है। अगली सुबह जो एमी है वो खून से लथपथ उन्हीं कपड़ों में आ जाती है अपने घर के सामने। किसके घर के सामने, निक के घर के सामने, जैसे वो किसी से बच के भाग के आई हो। तो वहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए थे, मीडिया आ जाता है। तो वो वहाँ पे जो निक है वो बाहर निकलता है तो एमी उसको गले लगाती है। तो वहाँ पे वो जो निक है वो भी इसको गले लगाता है क्योंकि सारे लोग देख रहे थे। तो एमी को हॉस्पिटल लिया जाता है, वहाँ पे उसका ध्यान रखा जाता है और एमी की हालत जब ठीक हो जाती है, वहाँ पे एफबीआई भी आया हुआ होता है क्योंकि ये केस जो है एफबीआई के हाथ लगा हुआ था। वहाँ पे एमी उनको बोलती है कि ये जो डीसी कॉलिंग्स है ये मुझे पाना चाहता था, इसलिए इसने मुझे किडनैप किया है। फिर इसने मुझे इतने दिनों जो है मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, बहुत खेला, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, मैंने उसको मार दिया और उसको मार के मैं भाग आई बड़ी मुश्किल से। तो सबको जो है एमी की ये कहानी बैठ जाती है और उनको लगता है कि एमी ने जो है खुद के बचाव में उस डीसी कॉलिंग्स को मारा। तो एफबीआई वहाँ पे वो जो केस है बंद कर देती है। और निक को तो पता था कि ये सारी जो चाल थी ये एमी की ही थी, लेकिन वो मजबूर था अब। तो वो एमी को अपने घर वापस ले गए, वो दोनों साथ रहने लगे। तो एमी की हालत जब ठीक हो रही थी थोड़ी बहुत, तो बीच बीच में वो निक को बोलती थी कि हाँ मैंने ये खुद किया सब कुछ, लेकिन पहले वो चेक करती थी कि निक ने कोई माइक्रोफोन तो नहीं लगाया है। तभी वो निक के सामने सब कुछ बयान करती थी। निक जो है उस ऑफिसर रोंडा से मिला एक बार, वहाँ पे वो वकील टैनर भी था और उसकी बहन भी थी। वो निक उन सबको बोलता है कि एमी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, असल में सारा जो कसूर है उसी का है, उसने ये चाल चली, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि मुझे वो चेक करके छोड़ती है जब भी वो मेरे सामने बयान करती है। तो वहाँ पे वो जो टैनर है वकील उसको बोलता है निक को कि अब ये जो है एक केस सॉल्व हो गया है, मैं भी अब चलता हूँ, निकलता हूँ, तुम अब खुश रहो। तो वो जो टैनर है वहाँ से निकल जाता है। रोंडा उसको वहाँ पे बोलती है कि एफबीआई ने केस क्लोज कर दिया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो वक्त आगे आगे बढ़ता है और वो जो एमी है जब अब 1-2 महीने गुजर जाते हैं तो एक बार वो जो एमी है उसने फिर से मीडिया को घर में बुलाया था, वो टीवी पे कुछ अनाउंस करने वाली थी। लेकिन कुछ घंटे पहले ही निक ने उस एमी को बोला कि एमी, मैं बोल दूंगा कि मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, हम डाइवोर्स लेंगे, मुझे कुछ नहीं परवाह कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही रहे, मुझे इसकी अब कोई टेंशन नहीं, मैं नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता। लेकिन एमी उसको बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। निक को तो पहले विश्वास नहीं आता, लेकिन एमी उसको बोलती कि तुम्हें पता ही है मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो निक वहाँ पे चुप रहता है और वहाँ पे वो जो मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं, टीवी पे जो उनका इंटरव्यू होने वाला था, वहाँ पे वो जो निक है चुपचाप बैठता है, वो भी खुशी का दिखावा करता है अब उस मीडिया के सामने। और एमी वहाँ पे ये बोल दी थी उनको कि हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। तो निक भी चुपचाप रह जाता है क्योंकि निक को पता था कि एमी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और
निक नहीं चाहता था कि वो अपने बच्चे से अब दूर रहे या उसका बच्चा उससे नफ़रत करे। असल में क्या हुआ था काम, वो जो एमी है वो प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? पहले ही जब उनकी शादी हुई थी तो उस एमी ने निक को ये बोला था, उसने निक को मनाया था ये करने के लिए, क्या करने के लिए? एक फर्टिलिटी सेंटर में उसने निक को बोला था कि तुम अपना स्पर्म जो है उसका एक सैंपल दे दो और वो वहाँ पे वो स्टोर रखेंगे, ताकि आगे चल के अगर कभी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो या बच्चा ना हो पाए तो हम इस जो तुमने सैंपल दिया इससे हम अपनी खुशियाँ आगे बढ़ाएँगे। तो निक को लगा था कि एक बार उस फर्टिलिटी सेंटर से उसको नोटिस आया था कि तुमने ये जो फ़ीस है नहीं भरी है, तो हम ये जो तुम्हारा सैंपल है इसको अब फेंक देंगे या इसको अब अपने सेंटर के अंदर नहीं रखेंगे। तो निक को लगा था कि शायद वो जो सैंपल है उन्होंने कहीं फेंक दिया होगा, लेकिन एमी ने वो सैंपल ले लिया था और उसी सैंपल से उसने खुद को प्रेग्नेंट किया था और वो सच में अब निक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की एंडिंग। इस फ़िल्म में जो मॉरल्स और लेसन्स मुझे अच्छे लगे, पहला तो मुझे इसमें ये अच्छा लगा जो बात इसमें दिखाई गई है कि अगर 2 जो है पर्सन्स होते हैं या 2 इंसान होते हैं, उन दोनों में शादी हो चुकी होती है, मियाँ-बीवी होते हैं, तो फिर बीच-बीच में कड़वाहट जो आ जाती है, लेकिन क्या करना चाहिए काम, उस कड़वाहट को इंसान को बातचीत से दूर करना चाहिए और एक-दूसरे के लिए प्यार जो है उसको कभी कम नहीं होने देना चाहिए। कभी-कभार जो है ऐसी हालातों में ये सब हो जाता है कि फिर कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए अगर कभी ऐसा हो भी, तो पहली जो प्रेफ़रेंस है, पहला स्टेप जो हमें उठाना चाहिए वो बातचीत से हमें एक-दूसरे का रिश्ता जो है ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और नए-नए बहाने ढूँढने चाहिए एक-दूसरे से प्यार करने के। और एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी जो इसमें दिखाई गई है वो ये कि जब हमारे जो बच्चे होते हैं वो एक ऐसी उम्र में पहुंच जाते हैं कि जब वो सही और गलत का फ़ैसला कर पाते हैं, तो फिर भी हम उनको जब मजबूर कर देते हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, उनको बोलते हैं कि ऐसे चलो, वैसे चलो, जैसे वो नहीं होना चाहते या जैसी उनकी ज़िंदगी नहीं होती, तब उन पे गलत असर पड़ता है। जैसे हमने देखा कि एमी और उसके जो माता-पिता हैं, उसके माता-पिता को जो है वो जो उन्होंने किताब लिखी थी अमेज़िंग एमी, उसके लिए उन्होंने उस एमी को जो है मजबूर किया कि तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है उस एमी पे गलत असर पड़ा और जिसकी वजह से जो है उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई कि उसने ऐसी बड़ी जो साजिश है वो रची उस निक के खिलाफ। और एक बात जो मुझे इस फ़िल्म में अच्छी लगी वो ये जो इसमें दिखाई गई है कि कभी-कभार जो दिखता है वो नहीं होता। जैसे फ़िल्म में दिखाया गया है कि जो भी इस फ़िल्म को देखने वाला होगा या जो भी उस फ़िल्म में जो उस निक के आस-पास के पड़ोसी थे, उनको लगता था कि निक जो है बहुत खतरनाक आदमी है। उसी ने अपनी पत्नी एमी को कुछ किया होगा और सबको लगता था कि ये जो निक है ये कसूरवार है, लेकिन असल में जो बात थी वो कुछ और ही थी। तो कभी-कभार जो है जो दिखता है वो नहीं होता। तो ये जो मॉरल्स और लेसन्स हैं मुझे इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस फ़िल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।